हाँ तो देखिए क्लास 10 के क्वेश्चन बैंक का जो सीरीज चला रहे थे 2022 की द्वितीय पाली, जिसमें हमने आपको क्वेश्चंस नंबर 21 तक कवर करवा दिया था। तो अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया गया, वहां से जाकर के आप देख लीजिए। ये हमारा पार्ट 3 है और हम जो है सो पार्ट 3 के 2022 की द्वितीय पाली को क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 से हम लोग समझते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 है द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। हमने आप लोगों को पहले भी बताया है कि इसका शून्य कैसे निकाला जाता है, जेड स्क्वायर माइनस 2z माइनस 8, ठीक है ना। इसका शून्यक निकालना है ना। तो देखिए 8 को जब 1 से गुना कीजिएगा तो 8 हुआ, और 4 दूनी 8 यानी कि बीच वाला घटाना रहता है, तो 4z स्क्वायर माइनस यहाँ पे 4z और प्लस 2z। तो यहाँ पे 4 में से जो आप 2 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 2z होगा ना, माइनस 8 इक्वल टू 0। अब इस दोनों में कॉमन लीजिए तो z कॉमन आ गया, तो z माइनस 4 प्लस 2 इंटू जेड माइनस 4 इक्वल टू 0। और ये दोनों आपका कॉमन आ गया, z माइनस 4 और इधर z प्लस कितना आ गया 2 इक्वल टू 0। तो z माइनस 4 बराबर 0, तो z बराबर हो गया 4, और z प्लस 2 बराबर 0, तो z बराबर कितना हो गया माइनस 2। बहुत सिंपल था, आप लोग बनाते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ओके, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन अभी आने वाले हैं तो नोट कर लीजिएगा। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पता है, त्रिघात बहुपद आपसे ज्ञात करने के लिए कह रहा है और शून्यक दे दिया गया है। तो इस त्रिघात बहुपद को हम कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले बता देना चाहते हैं कि ये त्रिघात बहुपद का जो सूत्र होता है ना, वो आप दूसरे मेथड से भी बना सकते हैं, और एक और मेथड है जिसका फॉर्मूलाज आपको याद रखना पड़ेगा। x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। ये जो है ना इसका फॉर्मूलाज होता है। तो इस फॉर्मूलाज पे हम इसको ब्रेक करके दिखाते हैं आपको। देखिए, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को ब्रेक करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं कि ये जो अल्फा बीटा और गामा जो हैं ये त्रिघात बहुपद के शून्यक हैं। त्रिघात बहुपद के शून्यक हैं, ऐसा हम मानते हैं। हमने मान लिया कि अल्फा बीटा गामा जो है त्रिघात बहुपद के क्या हैं, तो शून्यक हैं। तो उस अकॉर्डिंग जो है सो अल्फा बराबर हमारा कितना आ जाएगा 3, बीटा बराबर कितना आ जाएगा माइनस, क्योंकि ये तो शून्यक है ना, और गामा बराबर कितना आ जाएगा -2। अब जो त्रिघात बहुपद का जो फॉर्मूलाज होता है वो ये होता है, याद रखिएगा, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस और ये गामा अल्फा इंटू एक्स और माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है। जब इसमें बराबर आप 0 लगाइएगा ना तो वो समीकरण हो जाएगा। तो जब नहीं टूटता रहेगा तो आप बराबर 0 करके बना लीजिएगा, बाद में 0 को हटा दीजिएगा। तो यहाँ पे x³ माइनस, और देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो इस अल्फा बीटा गामा आपको पता है, तो 3 और यहाँ पे कितना है, तो प्लस और माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए प्लस -1 प्लस गामा कितना है -2, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, इस दोनों को गुना कीजिए, यानी कि पूरा ब्रेक करके बताते। 3 गुना -1 प्लस बीटा गामा -1 गुना -2 प्लस गामा और अल्फा यानी कि -2 और गुना कितना होगा 3, और x माइनस फिर अल्फा बीटा गामा, इसको गुना कर रहा है, 3 गुने -1 गुने माइनस कितना हो गया 2। बहुत आसानी से आसात आप कर सकते हैं। तो x³ माइनस, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 3 -1 और -2 -3 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा -3 माइनस माइनस प्लस 2 माइनस कितना हो जाएगा 6x माइनस, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 दूनी कितना हो गया 6 हो गया। x³ माइनस, देखिए 3 तो 0 हो गया, तो यहाँ पे तो कोई वैल्यू नहीं, ये तो कट ही गया, तो 0, तो यहाँ पे तो -0 एक्स स्क्वायर हो गया। 0 को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो कोई मतलब ही नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 6 3 और 9 में से 2 घटाएगा तो कितना होगा -7x और -6, x³ -7x और -6, यही जो है त्रिघात बहुपद आपका इस शून्यक का आ गया। आंसर आपका कंप्लीट है, x³ -7x और -6, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसको हम एक और मेथड से जो है सो ब्रेक करने की कोशिश करते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए इसको हम एक और, यहाँ पे इसको ऐसे आप बना सकते हैं, 3 -1 और -2 शून्यक दिया है ना जी, तो यहाँ पे देखिए 3 लिखा है ना, तो यहाँ पे x प्लस लिखा है तो आप यहाँ पे माइनस लिखिएगा।
यहाँ पे माइनस लिखा है तो यहाँ पे क्या लिखेगा, प्लस लिखेगा, यहाँ पे माइनस लिखा है तो यहाँ पे प्लस लिखेगा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ऐसा इसीलिए कह रहे हैं, रफ देखिए x माइनस 3 बराबर 0 कीजिएगा तो x बराबर क्या आ गया 3, क्या यहाँ पे 3 है। x प्लस 1 बराबर यहाँ पे 0 कीजिएगा तो x बराबर -1, क्या यहाँ पे -1 है। फिर देखिए x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर -2, क्या यहाँ पे -2 है। इसीलिए जब हम x के रूप में इसको ऐसे करके मल्टीप्लाई के रूप में लिखते हैं, शून्य को ब्रेक करते हैं, तो जो प्लस रहता है उसके स्थान पे माइनस, जो माइनस रहता है उसके स्थान पे हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। अब इसको आप क्या कीजिए, इसको आप गुना कीजिए। तो इस दोनों को पहले हम इस दोनों को गुना करके दिखलाते हैं। तो x को x से गुना कीजिएगा तो x², और फिर x को आप 1 से गुना कीजिएगा तो x हो गया। फिर -3 को x से गुना कीजिएगा तो -3x, और -3 को फिर 1 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे क्या आ गया, -3 हो गया। और x प्लस 2 तो आपका बचा ही है, तो यानी कि x² -2x -3 और इंटू x प्लस 2 हो गया। अब आप क्या कीजिए, यहाँ पे फिर से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी x² को x से, हम आपको दूसरा मार्कर से दिखला देते हैं, x² को आप x से मल्टीप्लाई कीजिए और x² को फिर आप 2 से गुना कीजिए, यानी कि जो हो जाएगा x³ और यहाँ पे कितना आ जाएगा +2x²। उसी तरह से 2x को आप एक बार x से गुना कीजिए तो -2x² हो गया। 2x को आप 2 से गुना कीजिए तो कितना आ गया, -2 दूना 4x। फिर -3 को x से गुना कीजिए तो -3x, और -3 को +2 से तो माइनस कितना आ गया 6। ये 2x² 2x² कैंसिल हो गया, तो x³ 4 3 कितना आ गया 7x, और ये -6। ये आपका क्या आ गया, देखिए सेम आंसर है ना। तो आप किसी तरह से ही बना सकते हैं, आप इस फॉर्मूलाज को याद रखिएगा, और जब कभी भी ब्रेक ना होता हो तो यहाँ पे आप बराबर 0 लगा दीजिएगा। उसके बाद आपको त्रिघात बहुपद के रूप में जब आ जाएगा तो लास्ट में जो है सो आप बराबर 0 नहीं लिखेगा, क्योंकि जब बराबर 0 लिखेगा तो वो समीकरण हो जाएगा। इस फॉर्मूलाज को याद रखिएगा, और त्रिघात बहुपद से रिलेटेड क्वेश्चन अगर फिर से एग्जाम में पूछे तो आप जरूर बना के आइए, क्योंकि ये पूछा गया क्वेश्चन से 2022 के द्वितीय पाली के। तो फिर अगर कहीं जो है सो यहाँ पे जो है सो अंक बदल के कुछ और दे दे तो आप घबरा ना जाएं, उसको आप सोल्व कर लें, इसके लिए आप तैयार रहिए। ओके, नोट कर लीजिएगा, आगे जो है हम और क्वेश्चंस बताते हैं आपको। हाँ, तो 24 देखिएगा, 24 में कह रहा है समीकरण युग्म दे दिया है 2 और x और y इसका हल है, तो h और k का मान ज्ञात करना है। कैसे निकालना है, बड़ा ही सिंपल, x और y का मान दोनों समीकरण में रख देंगे तो h और k का मान निकल जाएगा। आप खुद से भी बना सकते हैं, लेकिन फिर भी हम आप लोगों को बना के दिखा दें। देखिए कितना आसान है। ये जो आपका क्वेश्चन है यहाँ पे दिया है 2x प्लस ky बराबर 3, ये हमारा समीकरण 1 हो गया, और x माइनस hy बराबर 2, ये समीकरण कितना हो गया 2। तो हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 में जो है, समीकरण 1 में x बराबर 1 और y बराबर 3 जो है क्या कर रहे हैं, रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं जी, क्योंकि इसका क्या है, हल है। तो 2 गुने x का मान कितना है 1, प्लस k गुने y का मान कितना है यहाँ पे 3। तो देखिए दो क्या किए, ये जो समीकरण 1 है ना, तो x का मान यहाँ पे 1 रख दिए और y का मान क्या रख दिए 3। क्यों रखें, क्योंकि x और y हल इस समीकरण का दिया हुआ है। तो 2 प्लस 3 के बराबर आ गया 3, और 3 के बराबर 3 इधर लाएंगे तो -2, तो यहाँ पे k 3 के बराबर हो गया 1, तो k बराबर कितना आ गया 1/3। बड़ा ही आसानी के साथ आपने k का मान निकाल लिया। इसी तरह से जो है हमारा h का भी मान निकल जाएगा। कैसे, हम इस बार समीकरण 2 को ब्रेक कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हम फिर क्या लिख रहे हैं, समीकरण 2 में x बराबर कितना रखेंगे जी, x बराबर कितना रखेंगे 1, और y बराबर 3 रखने पर तो देखिए समीकरण 2 कहाँ है, यहाँ पे x है, तो x के स्थान पे कितना रखेंगे 1 माइनस h का h है, y का वैल्यू कितना रखेंगे 3 बराबर 2, तो 1 माइनस 3h बराबर 2, -3h बराबर हो गया 2, इधर आएगा तो -1, और ये -3h बराबर हो गया 1, और h बराबर -1/3, ये 3 इधर नीचे आ जाएगा। तो यही h का मान -1/3 आ गया, और k का मान 1/3 आ गया। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ओके, कहता है 3 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है तो प्राप्त कुल संभव परिणाम निकाले, यानी कि जब 3 सिक्का को उछाला जाएगा तो उसका कुल संभव परिणाम कितना निकल के आएगा। तो देखिए तो यहाँ पे कुल संभव परिणाम जो है सो 8 जो है, तो हम क्या कर सकते हैं, आपको पता है कि 3 बार जो हम जो है सो एक सिक्का को जब 3 बार उछालेंगे तो एक बार आ सकता है हेड, दूसरा वाला भी हेड आएगा, और तीसरको वाला जो उछाले तो क्या आया हेड। तो एक कंडीशन ये आएगा कि तीनों में हेड आएगा।
फिर अब दूसरा कंडीशन क्या आएगा कि अगर हम इसको उछाले तो इसमें भी आया टेल, इसको उछाले इसमें भी आया टेल, इसको उछाले इसमें भी आया टेल, यानी कि तीनों बार क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। फिर ये भी तो हो सकता है कि पहला वाला सिक्का में हेड आएगा और बाकी के दोनों सिक्के में क्या आ जाएगा, टेल। फिर एक कंडीशन क्या होगा कि दोनों पहलो सिक्का में हेड, दूसरो सिक्का में हेड और तीसरा सिक्का में क्या आ जाएगा, टेल। तो अगला क्या हो जाएगा कंडीशन कि पहिलका वाला में टेल आएगा और दोनों वाला में क्या आ जाएगा, हेड। फिर क्या आ जाएगा, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों सिक्का में टेल और जो है सो थर्ड वाला में हेड आएगा, और फिर पहला में हेड, बीचला वाला में टेल और तीसरा में क्या आ जाएगा, हेड। और ऐसा हो सकता है कि दोनों फर्स्ट और थर्ड वाला में टेल और बीच में क्या आ जाएगा, हेड। अब इसको समझेंगे कैसे, देखिए ऐसे समझना है कि तीनों में हेड आएगा, एक बार तीनों में टेल आया, अब यहाँ पे एक बार हेड लिखे ना तो इस दोनों को टेल कर दीजिए, दोनों को टेल टेल। अब इस हेड की संख्या बढ़ा दिए तो हेड हेड, तब टेल बचा। अब देखिए अब हम क्या किए, पलट दिए, तो टेल पहले लिखे तो दोनों हेड, फिर अब 2 गो टेल दिए थे तो 1 गो हेड। अब क्या कर सकते हैं, तो दोनों साइड हेड और टेल, फिर अब दोनों साइड टेल और एक, इतना ही ज्यादा से ज्यादा बन सकता है। तो आप याद रखिएगा 3 सिक्के को जब उछाला जाता है तो संभव परिणाम कितने आते हैं, 8 आते हैं। अब कहता है 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले उस वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका केंद्रीय कोण 30 डिग्री है। ये आपका वृत्त है, समझ गए। और इस वृत्त में ये जो केंद्र है, तो ये केंद्र, ये त्रिज्या जो होता है केंद्र से जो परिधि को मिलाता है, त्रिज्या जो होता है, ये 42 सेंटीमीटर आपका त्रिज्या दिया है। और त्रिज्या जब दिया है तो कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का। तो यानी कि ये जो आपका पता है कि 42 सेंटीमीटर हो गया त्रिज्या, और ये जो कोण बना रहा है वो 30 सेंटीमीटर का बना रहा है। मान लीजिए ओ ए, यहाँ पे एक्स और यहाँ पे बी, तो आपके पास जो कोण है थीटा है वो कितना है, 30 डिग्री। आपके पास जो त्रिज्या है वो कितना है, 42 सेंटीमीटर। और आपसे क्या पूछ रहा है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। आप लोग जानते हैं, बताइए तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। तो लिखिएगा थीटा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का वैल्यू कितना है, 30 डिग्री, 360 डिग्री गुना पाई का वैल्यू रख दीजिए 22/7, आर कितना है 42, तो 42 × 42। देखिए यहाँ से तो ये 0 से ये 0 खत्म हो जाएगा, यानी कि ये कितना बार में कट जाएगा, तो ये कट गया आपका कितना बार में, 12 बार में कट गया। और यहाँ से 7 छक्के 42 हो गया, तो यानी कि 6 दूना 12, 6 दूना 12 1 13, 132 को आपको 42 से गुना करना पड़ेगा और जो आएगा वही आपका आंसर हो गया। तो गुना करके देख लेते हैं, 2 दूना 4, 2 3 6, 4 4 8, 4 3 12, 4 5, 4 8 6 14 के 4, 4 2 2 4 1 5, यानी कि हो गया कितना, 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इसको आप जो है सो क्या कीजिए, नोट कर लीजिए और आगे क्वेश्चन हम और देखते हैं 27। ओके, नोट कर लीजिएगा। जीरो 312। अच्छा, ये जो है सो आपका त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल हो गया, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप लोगों को पता है कितना होता है, थीटा बटे 360 डिग्री और गुना पाई आर स्क्वायर होता है। तो थीटा का वैल्यू कितना है, 30 बटा 360, पाई का वैल्यू 22/7 और त्रिज्या कितना है 42, तो 42 × 42। ये 0 से ये 0 क्या चला, 3 से काटेंगे तो 12 बार में हो जाएगा, 7 छक्के 42, 6 से काटेंगे 6 दूना 12, 2 से काटेंगे तो 11, यानी 11 गुना 42 हुआ। तो 11 दूना 22, 11 चौक 44, 11 दूना 22 के दुआ से 11 चौक 44, 44 दो कितना हो गया 46, यानी 462 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, आगे और भी क्वेश्चन हम देखते हैं। ओके, देखिए माध्य ज्ञात करना बड़ा ही आसान है। 14.1 चैप्टर आपने पढ़ा है, माध्य ज्ञात करना हम लोग सीखते हैं एक बार फिर से। वर्ग अंतराल जो दिया गया है बारंबारता, यही 6 9 15 12 18 जो कि क्वेश्चंस में ऐसे हमने हल में लिख दिया। वर्ग चिन्ह और सिर्फ ये वर्ग चिन्ह और बारंबारता को गुना करके लिखना रहता है।
वर्ग चिन्ह कैसे निकाला जाता है आप सभी को पता है, इस दोनों को जोड़ देते हैं और 2 से कितना दे देते हैं, भाग दे देते हैं। तो देखिए यहाँ पे 0 प्लस 100/2, तो 100/2 तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 50। इस दोनों को जोड़ दीजिए तो 100 प्लस 200/2 तो 300/2 कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। देखिए कितना का अंतर है, यानी कितना कितना का बढ़ रहा है, 100। यहाँ पे कितना वृद्धि हो रहा है, 100 बढ़ाते, यानी कि सारे में 100 ही बढ़ेगा। तो 150 में 100 ऐड कीजिएगा तो 250, इसमें 100 ऐड कीजिएगा तो 350, 350 में 1 ऐड कीजिएगा तो 450। अब इस दोनों को गुना कर दिया जाता, तो यहाँ पे होगा 6 पंचे 30, तो यानी कि 300 हो गया। यहाँ पे 15 9 135 तो 1350 हो गया। यहाँ पे 15 5 75 का 5 हासिल 7 15 30 37 तो 3750 हो गया। यहाँ पे 12 5 60 का 0 हासिल 6 12 36 से चल 4200 हो गया। और यहाँ पे 8 5 40 8 चौक 32 4 36, ये कितना आ गया, 3600 हो गया। अब हमें क्या करना है, सिग्मा एफ आई एक्स इस सभी को जोड़ देना है। देखिए यहाँ पे जोड़ दीजिए आप 0, 5 5 10 का 0 हासिल 1 हो गया, 3 3 6 7 13 13 2 15 15 5 20 21 21 2 हासिल 2 हो गया, और 3 1 4 4 8 8 3 11 11 और 2 कितना आ गया, 13 हो गया। आप जोड़ लीजिएगा अच्छा से। और यहाँ पे सिग्मा एफ आई, यहाँ पे हम क्या करेंगे, बारंबारता को सम करेंगे। तो 9 6 15 15 30 30 30 30 और 30 10 40 2 42 और 42 8 कितना आ गया, 50। माध्य निकाल लेंगे, बड़ा ही आसान है माध्य निकालना। देखिए यहाँ पे हम इसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे आप इसके नीचे में ही लिखिएगा, माध्य बराबर जो फॉर्मूला जो होता है वो होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। आप क्या कीजिएगा, इसके नीचे में जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं ना, ये आप इसके नीचे में लिखिएगा यहाँ पे। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है, 13,200 और यहाँ पे 50 है। इस 0 से 0 कट जाएगा, 5 से काट दीजिए तो 5 दूनी 10 3 32 हो गया, 5 6 30 4 5 दूना 10 3 32 5 6 30 2 20 5 का 20, यानी कि 264 इसका क्या आ जाएगा, माध्य हो जाएगा। इसको आप लोग जैसे नोट कर लीजिएगा। आगे और क्वेश्चंस देखते हैं। ये क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन देखिए 2022 की द्वितीय पाली में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये आपको पूछ रहा है, देखिए ये क्वेश्चंस कहाँ का है, ये क्वेश्चंस तो पूछा गया है, लेकिन ये जो आपको प्रश्नावली में भी 6.3 का 13 नंबर क्वेश्चन है, समझ गए ना। हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं ज्यामिति में से। कहता है यदि किसी त्रिभुज ABC की भुजा, तो हम पहले ब्लैक ले लेते हैं। यदि किसी त्रिभुज ABC की भुजा, ये आपका हम यहाँ पे फिगर बना देते हैं। एक त्रिभुज दिया गया है, कौन सा त्रिभुज, ABC, तो ये A, ये B और C। ABC की भुजा BC पर, ये भुजा BC है, D एक ऐसा बिंदु है, यहाँ पे कहीं पर भी D एक क्या है, बिंदु है कि कौन ADC। अब ADC कैसे बनेगा, AD को मिलाएगा तब ADC बनेगा। तो ये आपका यहाँ से आप A और D को मिला दीजिए, तो ये क्या हो गया, देखिए ADC, ये कौन के बारे में बात कर रहा है, ADC। और ये किसके बराबर है, BAC के, BAC यानी कि पूरा एंगल, ये जो ADC है ये पूरा BAC के बराबर है। तो आपको ये सिद्ध करने के लिए कहा, ओके, आसानी के साथ ये सिद्ध हो जाएगा। कैसे, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में क्रम सिद्ध करना है, इतना हमने दिया है और सिद्ध करना है, बड़ी आसानी के साथ इसमें से लिख लिया, कुछ ज्यादा नहीं था। त्रिभुज ABC की वही जो भी चीज है वैसी का वैसे उतार दिया, सिद्ध करना भी ऐसे उतार दिया। अब प्रमाण में जो है, प्रमाण जो बनाएंगे, प्रमाण कैसे बनाएंगे, जो सिद्ध करने के लिए दिया रहता है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। तो सिद्ध करने के लिए CA और CD, तो CA आप ढूंढिए कि CA और CD, जो CA अपॉन CD दिया है ये कौन कौन त्रिभुज में जा रहा है। तो देखिए भाई साहब, ये जो CA लीजिएगा तो ये तो ADC में भी जा रहा है और ABC में भी जा रहा है, लेकिन CD जो है, CD ये तो 100% ADC त्रिभुज के लिए जा रहा है। इसका मतलब जो आप दो त्रिभुज में तुलना कीजिएगा तो ये जो आपका CA भुजा है ये ABC त्रिभुज के लिए हो गया, और ये जो CD जो है, ये जो CD है ये ADC के लिए हो गया। तो दो त्रिभुज में आप क्या कीजिए, तुलना कर दीजिए। वहीं पे यहाँ पर भी सेम है, ये CB है और यहाँ पे क्या है, ये CD है। तो यहाँ पे लिखेगा त्रिभुज, एक बार आप CA बोल रहे हैं और CD बोल रहे हैं, यानी कि बड़ा त्रिभुज और छोटा त्रिभुज लेता है। बड़ा त्रिभुज का नाम क्या हो जाएगा, ABC, और त्रिभुज इसमें क्या हो जाएगा, ADC में, ABC और ADC में। जब दो त्रिभुज में तुलना किए तो हमें क्या मिल रहा है, देखिए ABC में एंगल C और ADC में एंगल C, दोनों में है ना। जब कोई चीज दोनों में रहता है तो कॉमन रहता है, उभयनिष्ठ से अब लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल C और एंगल C ये क्या है, दोनों में है, तो यहाँ पे लिखेंगे उभयनिष्ठ। और क्या चीज मिल रहा है जी, तो देखिए और चीज भी मिल रहा है,
ये जो ABC दिख रहा है जिसमें BAC और इसमें ADC, ये तो बराबर ही है, तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल BAC और एंगल ADC, जो कि सवाल में ही दिया है बराबर है, तो ये दिया ही है। और जब दो एंगल बराबर होंगे तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर होगा। तो आपने पढ़ा है समरूपता कसौटी, तो यहाँ पे लिखेंगे ए समरूपता कसौटी से एंगल समरूपता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। त्रिभुज ABC ये समरूप हो गए त्रिभुज किसके, ADC के। अब इसीलिए यहाँ पे जगह नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं देयरफॉर, इसीलिए अब जो दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसकी संगत भुजाएं आनुपातिक होती है, समानुपातिक होती है। तो ABC सिद्ध करने पे भी ध्यान देना है कि क्या सिद्ध करना है, उसी के अकॉर्डिंग जाएंगे। ABC त्रिभुज में क्या हम CA भुजा लिख सकते हैं, अवश्य लिख सकते हैं, CA अपॉन, और ADC, तो ADC में क्या हम CD लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं, तो CA अपॉन CD बराबर। फिर देखिए ABC के लिए, ABC में क्या हम CB भुजा लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं ABC में CB, और ADC में क्या हम CA लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं, ADC में तो CA आ ही रहा है, तो CA। तो बस यही क्या था, प्रूव्ड करना था, जो हमने प्रूव्ड कर दिया। यहाँ पे बस आप लिख दीजिएगा क्या, कि यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं, यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं, यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो संगत भुजा जो है सो समानुपातिक या अनुपातिक होती है, अनुपातिक होती है। तो इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा और रिवाइज भी कर लिया कीजिएगा इस क्वेश्चंस को, खास करके इस क्वेश्चंस को, क्योंकि इस क्वेश्चंस को फिर से रिपीट किया जा सकता है। ओके ना, तो नोट कर लीजिएगा आगे क्वेश्चंस और हम आप लोग बता देते हैं। 29 नंबर क्वेश्चंस AP से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको आया है कि 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों का क्या निकालिए, योगफल निकालिए। देखिए 6 से विभाज्य यानी 6 से कटने वाली, तो 6 से कटने वाली जानते हैं, जैसे आप क्या पढ़ते हैं, 6 पढ़ते हैं ना, 6 1 जा 6 1 जा 6 6 2 जा 12, यानी कि पहाड़ा जब पढ़ते तो 6 1 6 6 2 12 6 3 18 6 चौक 24 6 5 6 30। इसी तरह से जो आप पढ़ते हैं टेबल, और जो 6 10 जा 60 जो होता है, यानी कि 6 दहान के जो 60 बोलते हैं, उसके बाद भी तो बढ़ता जाएगा ना। 6 को 11 से गुना कीजिएगा तो 66 आएगा, यानी कि 66 आएगा, फिर 6 को 12 से गुना कीजिएगा तो 72 72 आएगा, इसी तरह से बढ़ता ही जाएगा। तो बोलता है ऐसे करके 40 तक लेके जाइए और उसके बाद सबको सम कीजिए, तो बड़ा ही आसान है निकालना। कैसे देखते हैं, यहां पे आप लिखिएगा 6 से विभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12 6 3 18, इसी तरह से क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पे ये AP में है, तो यह जो A बराबर कितना हो गया 6, D बराबर आपको पता है सेकंड टर्म में से दूसरा पद में से पहला पद को घटाते हैं, और N बराबर कितना पता है 40 को पूछ रहा जी। इस बार जो है ना संख्या दे दिया गया आपको, जैसे कुर्सी लगाना है तो दे दिया कि ये 40 गो कुर्सी है। अब 40 कुर्सी पे जो मान माने 40 कुर्सी पे जो भी आदमी का वजन है, वजन नहीं बता रहे, मतलब कुर्सी पे जो भी आदमी बैठा तो वो वैल्यू हो गया, तो सभी का 40 का जो योग ज्ञात करें। तो कहने का अर्थ N आपको दे दिया गया है 40, तो योगफल पूछ रहा है ना, तो योगफल का SN का फॉर्मूला होता है N/2 × 2A + N-1 × D। तो S 40 पूछ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 40/2, 2 गुना A का मान 6 है, प्लस N का वैल्यू कितना है, तो 40 है, -1, और D का मान कितना निकल के आया है, 6 निकल के आया है। 2 से जब इसको काटिएगा तो 20 हो जाएगा, 6 दूनी 12, इसको 2 से काटिएगा ना तो 20 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ गया 39 × 6, तो यहाँ पे 20 हो गया, 12 प्लस 6 9 54 का 4 हासिल 5 6 3 18 4 22, और ये कितना हो गया 23 हो गया, तो 20, और यहाँ पे गुना, और इस दोनों को जोड़िएगा तो 4 2 6, और यहाँ पे 3 1 4 246, और यहाँ पे 0 2 6 12 2 6 12 2 6 8 1 9 2 4920, 4920 इसका आंसर हो जाएगा। पूरा को जोड़िएगा, यानी कि इस ऐसे करके 40 तक बढ़ाते जाइएगा, सबको सम कीजिएगा तो 4900 कितना आएगा, 20 आएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, वृत्त से रिलेटेड क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, आपके ऑब्जेक्टिव में भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन को पूछ दिया जाता है 1 नंबर में, पढ़ते हैं आसानी से। किसी वृत्त के केंद्र O से, देखिए एक वृत्त है,
ये हम वृत्त बना रहे हैं, हम इधर बनाते हैं। एक आपका ये वृत्त है, ये आपका क्या हो गया, वृत्त हो गया। तो वृत्त के केंद्र ओ से, चलिए केंद्र ओ से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित कोई बिंदु Q है, यानी कि यहां से जो है ना केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर जाइए, तो इधर जाइए 13 सेंटीमीटर दूर, और यहाँ पे बिंदु क्या है, Q है। फिर से पढ़िए, O से 13 सेंटीमीटर दूरी पर किसी बिंदु Q से खींची जाने वाली स्पर्श रेखा, यानी वृत्त को जो है बाहर से कहीं पे क्या करेगा, टच करेगा, तो उसका स्पर्श रेखा होता है। तो यहां से हम जो कहीं पे टच करा सकते हैं। तो ये जो वृत्त का जो यहाँ पे स्पर्श रेखा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टच किया ना, तो ये जो आपका स्पर्श रेखा हुआ यहाँ पे, ये स्पर्श रेखा, तो ये खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात की, यही आपको लंबाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे स्पर्श बिंदु हो गया, तो यहाँ पे हम एक नाम दे देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे P हम नाम दे दी, कोई भी नाम आप दे सकते हैं, तो P हो गया। तो स्पर्श रेखा की लंबाई, यदि वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, आपको पता है कि केंद्र से परिधि की छोर को अगर मिलाएंगे तो ये त्रिज्या का काम करता है, तो ये हमारा कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर हो गया। अब आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं, बोलिएगा कैसे। आपने एक थ्योरम पढ़ा है कि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर, गुजरने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। तो ये आपका कितना हो गया, 90 डिग्री, अर्थात ये जो है OPQ क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। ओके, QPO, तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें, तो यहाँ पे QPO में। तो आपको पता है 90 डिग्री के जो सामने में रहता है उसको कर्ण बोलते हैं, और ये तो जब कर्ण आपको पता है, देखिए फॉर्मूला क्या होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो कर्ण का वैल्यू कितना है, OQ है, तो ये कर्ण का स्क्वायर, अब बराबर जो रिमेनिंग दो साइड बच गया उसका सम का स्क्वायर, यानी कि OP का स्क्वायर, और प्लस कितना हो जाएगा, PQ का स्क्वायर। फिर से बताना चाहते हैं 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम लोग कर्ण बोलते हैं, और पाइथागोरस प्रमेय से जब समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री त्रिभुज जब एक कोई 90 डिग्री होता है, तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर, यानी कि जो सबसे बड़ी भुजा रहती है उसका स्क्वायर बराबर जो भी रिमेनिंग दो साइड्स बचा रहता है, भुजा रहता है, उस दोनों के स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर वर्ग के योगफल के बराबर होता है। तो OQ का वैल्यू कितना दिया है, यहाँ पे 13 दिया गया है, OP का वैल्यू 5 दिया है, और PQ का मान नहीं पता है, तो PQ का ऐसे ही छोड़ दीजिए आप। अब यहाँ पे देखिए 13 का स्क्वायर कीजिएगा तो 169, 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25, और यहाँ पे हो गया PQ का होल स्क्वायर, तो 169 प्लस को इधर कीजिएगा तो -25, और इधर हो गया PQ का होल स्क्वायर। जब इसको घटाइएगा तो 144 होगा बराबर PQ का होल स्क्वायर, और जब आप स्क्वायर को हटाइएगा तो इधर आप रूट चढ़ा दीजिएगा और 144 का वर्गमूल 12 हो जाएगा, अर्थात स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी हो गई, 12 सेंटीमीटर। तो लिख लीजिएगा आप यहाँ पे, अतः स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। यही स्पर्श रेखा जो है इसका लंबाई कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे 90 डिग्री कैसा आया, थ्योरम से होता है। थ्योरम होता है कि स्पर्श रेखा, जो भी स्पर्श रेखा रहेगा ना, स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु किसको बोलते हैं, जहां पे ये टच किया ना बिंदु, जहां पे ये वृत्त को टच किया ना उसको बोलते हैं स्पर्श बिंदु। तो स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, ये तो त्रिज्या है, तो जिस त्रिज्या पे क्या होती है, लंब, तो ये कितना हो गया, 90 डिग्री। ये थ्योरम से होता है, समझ गए ना। तो इस चीज को आप पहले नोट कर लीजिए, और उसके बाद हम आपको बताना चाहते हैं 2022 द्वितीय पाली के हमने क्या किया है, शॉर्ट क्वेश्चंस को खत्म कर दिया। अब दीर्घ उत्तरीय है जो हम लोग अगले पार्ट्स में कवर करेंगे, तो मन लगे के पढ़ा कीजिए। और अगर चैनल पे नए आए हैं तो जो है सो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, इसी तरह के वीडियो जो है सब आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नए वीडियो में, मन लगा के पढ़ा कीजिए और अच्छे से रिवाइज किया कीजिएगा। ओके, नोट कर लीजिएगा।